हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उत्तराखंड बोर्ड द्वारा बनाया गया 2018 का क्लास 12th केमिस्ट्री का ये पेपर हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है। जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वे कहलाते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम उनको? उत्प्रेरक वर्धक या प्रमोटर्स कहते हैं। अगर क्वेश्चन आया होता कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं, तब हम उत्प्रेरक विष उत्तर देते। लेकिन जो प्रश्न हमें पूछा गया है उसके हिसाब से सही उत्तर क्या होगा? उत्प्रेरक वर्धक। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है K4FeCN होल 6, FeCN का होल 6 है, उसमें आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। K4FeCN होल 6, यहाँ पे पोटेशियम के 4 परमाणु हैं और पोटेशियम की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो होती है +1। तो +1 के हिसाब से इसको 4 × 1 कर देंगे। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था हमें निकालनी है तो इसको X ले लेंगे। Cn नेगेटिव साइनाइड आयन जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, जो कि यहाँ पे 6 साइनाइड आयन है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, अब आगे हमने यहाँ पे 0 क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो हमें कंपाउंड दे रखा है, उपसय संयोजक यौगिक दे रखा है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए हम इक्वल टू में 0 लिखेंगे। 4 × 1 4 आ जाएगा, x की जगह पे x रहेगा, और 6 × -1 कितना आ जाएगा? -6। नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे 4 और -6 को, तो कितना आएगा? -2 आ जाएगा। 4 - 6 कितना आएगा? -2। तो x - 2 = 0 हो जाएगा। -2 की हम साइड चेंज करेंगे तो +2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि सही उत्तर क्या है? +2। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, और ऑप्शन नंबर 2 है +2। थर्ड क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है, निम्न में से कौन सर्वाधिक अम्लीय है? ऑप्शन जो है हमारे पास एथेनॉल है, मेटाक्रिसॉल है, फिनॉल है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। तो ये जो 3 कंपाउंड है, ऑर्थोक्रिसॉल ये वाला, फिनॉल और नाइट्रोफिनॉल, इन तीनों में फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है। जो अलग है वो है एथेनॉल। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एथेनॉल फिनॉल से अधिक अम्लीय है या कम अम्लीय है। तो इसका सही उत्तर है कि एथेनॉल की जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है वो फिनॉल से क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि फिनॉल जब आयनाइज होता है और H पॉजिटिव आयन देता है तो उससे बनता है फिनॉक्साइड आयन, और जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से, अनुनाद से स्थायित्व को प्राप्त करता है। और कोई भी चीज़ जब स्टेबिलिटी को प्राप्त करती है तो वो उस चीज़ को जरूर करती है। तो हाइड्रोजन आयन देने के बाद फिनॉक्साइड आयन जो कि स्थायित्व प्राप्त कर रहा है, तो फिनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन एथेनॉल जो बनाता है वो बनाता है इथॉक्साइड आयन C2H5O नेगेटिव। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अनुनाद नहीं होता है, तो ये अनुनाद से स्थायित्व प्राप्त नहीं करता है, जिस कारण से एथेनॉल की अम्लीय प्रवृत्ति कम होती है। अब बात करते हैं हम मेटाक्रिसॉल और नाइट्रोफिनॉल। तो मेटाक्रिसॉल में क्या होता है? मेटाक्रिसॉल में फिनॉल पे, यह है फिनॉल और यह है CH3। तो मेटाक्रिसॉल हुआ। मेटाक्रिसॉल में क्या है? इसमें एक इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फिनॉल की जो एसिडिक नेचर है उसको क्या कर देता है? कम कर देता है। जबकि हम बात करेंगे इसकी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा रहता है। फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप जुड़ा रहता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन अपना एक समूह है, जो यहाँ से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देता है, जिस कारण से H का रिलीज क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। तो पूरे इस डिस्कशन से ये पता लगता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोस्ट एसिडिक इन दिस
4 ऑप्शंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या कहते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम कहते हैं टॉलेन अभिक्रमक। टॉलेन अभिक्रमक को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, NH3 का होल ट्वाइस का, यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये प्लस, इस प्रकार से आप इसको डिनोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है डाईएजोकरण क्या है? तो डाईएजोकरण को समझते हैं। ये है डाईएजोकरण की पूरी प्रोसेस, यानी कि एनिलिन से डाईएजोनियम सॉल्ट बनाने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? डाईएजोकरण कहते हैं। ठीक है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, एनिलीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है और इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और NaCl का रिमूवल हो रहा है। डाइजोनियम क्लोराइड में आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दूसरे नाइट्रोजन को दिया है, जिस कारण से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज का इंटरेक्शन होता है Cl नेगेटिव से। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होता है, इसीलिए इसको सॉल्ट भी कहा जाता है। ठीक है। बाकी की चीज़ें आप इजीली इसमें समझ सकते हो। 1 नंबर का ही क्वेश्चन है तो इसमें इतना ही एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी के बारे में आपको पता होगा, स्कर्वी मसूड़ों से संबंधित रोग है जिससे मसूड़ों से रक्त का स्राव होता है। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा कि स्कर्वी जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एथीन से पॉलीथीन कैसे करके बनाया जाता है? इसके लिए केवल हमें रासायनिक समीकरण देनी है। तो आइए देखते हैं। ये है एथीन से पॉलीथीन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें एथीन मॉलिक्यूल C2H4, इसको एथिलीन भी बोलते हैं, योगात्मक बहुलीकरण द्वारा उच्च ताप और दाब की परिस्थितियों में पॉलीथीन का निर्माण करता है। तो पॉलीथीन की रिएक्शन इस प्रकार से आप लिखोगे, एथीन के बहुत सारे अणु आपस में योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा उच्च अणुभार युक्त यौगिक पॉलीथीन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक हम किन्हें कहते हैं? तो पूर्तिरोधी या एंटीसेप्टिक्स जो होते हैं ये वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो सजीव उत्तकों पे घाव, चोट, अल्सर या रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर सूक्ष्म जीवों का या तो समूल विनाश कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे पैर पे चोट लग जाती है या हाथ कट जाता है, तो उस कंडीशन में हम डेटॉल का प्रयोग करते हैं या सेवलॉन का प्रयोग करते हैं। तो ये एक प्रकार के एंटीसेप्टिक होते हैं जो सजीव उत्तकों में सूक्ष्म जैविक जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उनकी वृद्धि को या तो रोक देते हैं या तो उनका समूल विनाश कर देते हैं। इसके उदाहरण हमारे पास है फिनॉल का 0.2% सॉल्यूशन जो कि एंटीसेप्टिक का काम करता है। दूसरा है आयोडीन टिंचर। आयोडीन टिंचर भी इसी प्रकार से, आयोडीन का अल्कोहल और जल के मिश्रण में 2 से 3% घोल होता है। इसका प्रयोग भी एंटीसेप्टिक या पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है। और लास्ट है डेटॉल। डेटॉल से आप काफ़ी फेमिलियर हो, लेकिन शायद आपको ये पता ना हो कि जो डेटॉल होता है ये क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण होता है। डेटॉल का प्रयोग भी हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित पदों को परिभाषित करना है। शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष, ये दोनों की दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले जानते हैं कि शॉटकी दोष क्या है। शॉटकी दोष एक ऐसा दोष है जिसमें धनायन तथा ऋणायन क्रिस्टल जालक से लुप्त होते हैं। ये आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसमें धनायन तथा ऋणायन के क्रिस्टल जालक को छोड़ने के कारण एक तो क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है, जबकि क्रिस्टल जालक के घनत्व में कमी आ जाती है, क्योंकि धनायन और ऋणायन कुछ संख्या में मिसिंग होते हैं। दोनों ही समान संख्या में लुप्त होने के कारण विद्युत उदासीनता क्रिस्टल जालक की बनी रहती है। इस फिगर की सहायता से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं।
आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक क्रिस्टल जालक है जिसमें A पॉजिटिव धनायन है जबकि B पॉजिटिव ऋणायन है। धनायन तथा ऋणायन जो है वो क्रिस्टल जालक से समान संख्या में लुप्त हैं। यहाँ पे 2 A पॉजिटिव है, इनके बीच में B नेगेटिव आना चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्रिस्टल जालक से लुप्त है। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 B नेगेटिव के बीच में A पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन ये क्रिस्टल जालक से लुप्त हो रखा है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है इसको हम क्या कहते हैं? शॉर्टकी दोष कहते हैं। अब दूसरा वाला जो हम यहाँ पे पॉइंट्स में देख रहे हैं ये है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष आयनिक यौगिकों के द्वारा दिखाया जाने वाला वह दोष है जिसमें जो धनायन होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर अंतराकाशी पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, यानी कि अंतराकाशी स्थान को वो ग्रहण कर लेता है और अपनी नॉर्मल स्थिति से हट जाता है। इसके कारण क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसमें आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाली जो साइट है यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, रिक्ति क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे ये A पॉजिटिव धनायन था और इसने अपनी नॉर्मल पोजीशन छोड़ के अंतराकाशी स्थल को ग्रहण कर लिया है। अब इस डिफेक्ट के बाद होगा क्या? क्रिस्टल जालक के घनत्व में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये A पॉजिटिव जो आयन था वो पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चले गया, तो क्रिस्टल जालक के घनत्व में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन इसके कारण होगा ये कि यहाँ पे तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी और यहाँ पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रैंकल दोष होता है इसमें धनायन जो सामान्यतः छोटे आकार का होता है अपनी सामान्य स्थिति को छोड़कर अंतराकाशी स्थिति को ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार के दोष को हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक घनीय ठोस दो तत्वों P और Q से मिलकर बना हुआ है और Q परमाणु जो है वो घन के कोनों पर है जबकि P जो है वो अंतः केंद्र पर उपस्थित है। तो अगर हम बात करें किसी सरल घनीय एकक कोष्ठिका की, इस प्रकार से हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सरल घनीय एकक कोष्ठिका हो गई। ये जो प्रत्येक कोना होता है ये 8 अन्य हिस्सों से टच होता है। तो एक कोना प्रति एकक कोष्ठिका में 1/8 हिस्सा इसका एक अवयवी कण का होता है। चूँकि टोटल 8 कोने होते हैं तो 1/8 गुणा गया 8 बराबर 1। तो एक परमाणु तो कोने पर स्थित होगा और जो अंतः केंद्र है अंतः केंद्र पर भी एक ही परमाणु उपस्थित होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि Q परमाणु 1 है तो P भी क्या होगा? 1 होगा। तो जब दोनों का रेशियो 1:1 है तो सिंपली ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PQ। ठीक है, तो यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? PQ। दूसरी चीज़ इसने क्या दे रखा है कि अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी उपस्थित है, यानी कि बॉडी के सेंटर में भी प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि BCC स्ट्रक्चर है। जब ये BCC स्ट्रक्चर है तो BCC स्ट्रक्चर के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर उपसय संयोजन संख्या कितनी होती है? 8। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत इजी है, आप इसको खुद ट्राई कीजिए, ज़्यादा इजीली हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का अथवा करके दे रखा है ये वाला। आद्य एकक कोष्ठिका और केंद्रित एकक कोष्ठिका में विभेद कीजिए। जो हमने अभी पढ़ा सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आद्य एकक कोष्ठिका तो आपकी ये हो गई, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल भी हम इसको कहते हैं। इसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होंगे, ऐसे कोनों पर स्थित होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये पूरा का पूरा अवयवी कण यहाँ इस एकक कोष्ठिका में नहीं है, बल्कि ये 8 अन्य एकक कोष्ठिकाओं के साथ जुड़ा होगा। तो ये आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जो आद्य एकक कोष्ठिका होती है उसमें अवयवी कण एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित होते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है? तो केंद्रित एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त फलकों के केंद्र पर या अंतः केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। तो सपोज अगर फलकों के केंद्र पर उपस्थित होगा तो कहाँ होगा? एक फलक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा।
ठीक है। तो ये ईजिली आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। केंद्रित एका कोष्टिका की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह एका कोष्टिका जिसमें अवयवीकरण कोनों के अतिरिक्त फलकों या अंत फलकों के केंद्र पर या अंत केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, उसे हम केंद्रित एका कोष्टिका कहते हैं। जबकि आद्य एका कोष्टिका में अवयवीकरण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। नेक्स्ट डे हम